वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। चलिए आज चैप्टर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट करते हैं। आगे का पद्मासन में बुद्ध, कटरा, टीला, मथुरा। पद्मासन में बुद्ध की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? कटरा, टीला, मथुरा से। चलिए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था और वहां से कई मूर्तियां मिली हैं। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियां मिली हैं उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी की है। इसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ है और बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा हुआ दिखाया गया है। ओशनी यानी केश ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियां इस काल में हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई हैं। कंधे चौड़े हैं। संघत एक ही कंधे को ढकती है और उसे खास तौर से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है, जबकि संघति का स्वतंत्र भाग जो वक्ष स्थल को ढके हुए है शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। साथ ही आकृतियों को पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एक के हाथ में पद्म और दूसरे के हाथ में वज्र है और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभामंडल दिखाया गया है वह बहुत बड़ा है और सकेंद्रिक वृत्त में सरल ज्यामितीय आकृतियां दिखाई गई हैं। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई 2 आकृतियां दिखाई गई हैं। वे चित्र की सीमा के भीतर काफ़ी गति दर्शाती हैं। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्रता आ गई है, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया है। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है कि मानो वह नारी आकृति हो। यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मांसल कपोलों के साथ गोल है। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह नियंत्रित है। यह ज्ञातव्य है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु यह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तक्षशिला से बुद्ध मुख की प्रतिमा। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी के कुषाण काल की है। यह प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है। प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बुद्ध के घुंघराले केस घने हैं और सिर को तेज और रेखीय परत से ढके हुए हैं। मस्तक समतल है और उसमें बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखें अधमिची दिखाई गई हैं। चेहरा और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई हैं। प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से अनेक लटके हुए भाग लंबे हैं। रूप के प्रस्तुतिकरण में रैखिकता है और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। सतह समतल है। आकृति बहुत भावाभिव्यंजक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसके लिए नेत्र कोटरों को मोड़कर तलों और नाक के तलों का उपयोग किया गया है। प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामिता की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एकेमेनियाई, पार्थियाई और बैक्ट्रियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की प्रमुख विशेषता है। गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिससे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत
उनकी विशिष्ट पश्चिमी और पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, आद्य ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ रहा है। ऐतिहासिक काल से भी यह सदा आबाद रहा है। गांधार क्षेत्र में बड़ी संख्या में मूर्तियाँ पाई गई हैं। ये मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं और उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। आसनस्थ बुद्ध सारनाथ से प्राप्त हुई है यह प्रतिमा। बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, जो सारनाथ से मिली थी और अब सारनाथ के स्थलीय संग्रहालयों में सुरक्षित है। यह चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसमें बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धम्म चक्र प्रवर्तन प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन पर बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा जा सकता है। बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं। इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाह्य रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध हैं। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है और एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी है। चेहरा गोल है, आंखें अधमिची हैं, नीचे का ओंठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहले वाली प्रतिमाओं की तुलना में कपोलों की गोलाई कम हो गई है। हाथ धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे दिखाए गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है, इस पर 2 कटी रेखाएं हैं जो बलन की सूचक है। उष्णी गोलाकार घंघराले केसों से बना है। प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत करना था जिन्होंने निर्वाण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया था। सिंहासन के पृष्ठभाग को एक केंद्रिक वृत्त में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यंत अलंकृत दिखाया गया है। प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है, वहाँ कोई सज्जा नहीं की गई है। इससे प्रभामंडल देखने में बहुत प्रभावशाली बन गया है। प्रभामंडल के भीतर और सिंहासन की पीठ पर की गई सजावट कला शिल्पी की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन की सूचक है। इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त कोमलता दर्शाती हैं। अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गई है। ऐसा परिष्कार आने में काफ़ी समय लगा होगा और ये लक्षण आगे भी जारी रहे। सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और भी बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है। गति एक समान है तथा उन्हें धर्मराजिका स्तूप के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है और ये सारनाथ के संग्रहालयों में रखी हुई हैं। इनमें से कुछ तो अकेले बुद्ध की हैं और कुछ में बुद्ध को बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि के साथ दर्शाया गया है। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। इनमें बोधिसत्व को एक पद्म यानी कि कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके कंधे बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़ हैं जिनसे चित्र में गति उत्पन्न हुई दिखाई देती है। प्रतिरूपण सुकोमल है। बाहरी रेखाएं शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती हैं जिससे त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए हैं जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टिगोचर होती है। सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका है। आंखें अधमिची हैं, कुछ लंबी बनाई गई हैं। नाक तीखी और सीधी है। चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया गया है जिसका उद्देश्य त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न करना है। मनकों वाले हार में भी ऐसी ही विशेषता पाई जाती है। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार है। रेखाएं कोमल और लयबद्ध हैं और शरीर की परिरेखा को दर्शाती हैं। दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प है और बायां हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। बोधिसत्व के चारों ओर अन्य कई छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं।
बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व का आगे की ओर कुछ निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है। धड़ भाग के ऊपर का भाग आयाम दर्शाने वाली सुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग के चित्रण पर पूरा ध्यान दिया गया है। हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला ओंठ और छोटी ठुड्डी सब मिलकर आकृति की रचना में ठोसपन का प्रभाव लाने में योगदान दे रहे हैं। गुफा संख्या 1 के चित्र अच्छी किस्म के हैं और उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफाओं में कई शताब्दियों के दौरान कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया था। पद्मपाणि की उपर्युक्त आकृति के दूसरी ओर वज्रपाणि बोधिसत्व को चित्रित किया गया है। वज्रपाणि दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए हैं और सिर पर मुकुट पहने हुए हैं। इस आकृति में भी वो सब चित्रात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं जो ऊपर पद्मपाणि के बारे में बताई गई हैं, जैसे महाजनक जातक, उमंग जातक आदि। महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि तथा बोधिसत्वों के चित्रों को इस पवित्र स्थल के अभिरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं। मार विजय, अजंता गुफा संख्या 26। मार विजय की चित्र कहाँ मिला? गुफा संख्या 26 में अजंता में। मार विजय का विषय अजंता की कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। यही एक मूर्तिकलात्मक प्रतिरूपण है जिसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ के उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया जिससे होकर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के समय गुजरना पड़ा था। मार काम यानी इच्छा का द्योतक है। आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार के बीच संवाद होता है और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रत्येक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया है। यह उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवंत है और अजंता की अति परिपक्व मूर्तिकला का उदाहरण है। यह रचना अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। आकृति के दाहिनी ओर मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। उसकी सेना में तरह तरह के आदमी ही नहीं बल्कि विकृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी हैं। निचले आधार में संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई दिखाई गई है। एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा है। बाईं ओर निचले सिरे पर मार की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ को कैसे विचलित किया जाए। फलक के आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया है। बीच में बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है और उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया है। मार के सैनिकों के चेहरों की कुछ विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलती जुलती हैं। अजंता की गुफाओं में कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया था, इसलिए यहाँ की शैलीगत विशेषताओं के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई होगी। हालांकि अजंता की गुफाओं में और भी कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जो खासकर पूजा कक्ष में और अग्रभाग की दीवारों पर हैं, परंतु प्रतिमाओं का ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास में ऐसी ही जटिलताएं देखने को मिलती हैं। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। एलिफेंटा की महेश मूर्ति।
एलिफेंटा की महेश मूर्ति ईसा की 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक काल में बनाई गई थी। यह गुफा के मुख्य देवालय में स्थापित है। पश्चिमी दक्कन की मूर्तिकला की परंपरा शैलकृत गुफाओं में मूर्ति निर्माण की गुणात्मक उपलब्धि का एक उत्तम उदाहरण है। यह मूर्ति आकार में काफ़ी बड़ी है। इसके बीच का सिर शिव की मुख्य मूर्ति है और दोनों ओर के दृश्यमान सिर भैरव और उमा के हैं। बीच का चेहरा अधिक उभरा हुआ और गोल है। ओंठ मोटे और पलकें भारी हैं। नीचे के ओंठ उभरे हुए हैं। इस मूर्ति की एक अलग विशेषता, इसमें शिव का सर्वसमावेशी पक्ष दर्शाया गया है। इसका प्रतिरूपण कोमल है, सतह समतल व चिकनी है और चेहरा बड़ा है। शिव भैरव के पार्श्व मुख को गुस्से में बाहर निकली आँख और मूंछ के साथ दिखाया गया है। तीसरा चेहरा नारी मुख है, जो शिव के साथ 5 मुख होने का उल्लेख है। इस प्रतिमा में वैसे तो शिव की 3 मुख ही दिखाई देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे की ओर के 2 मुख अदृश्य रखे गए हों। प्रत्येक सिर पर मूर्ति कलात्मक विद्यमानता